हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का फुल सिलेबस को देखेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है क्लास 10th के मैथ में वो टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है वो बहुपद, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। थर्ड जो चैप्टर है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और चौथा जो चैप्टर है वो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और पांचवा जो हमारा चैप्टर होगा वो समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और छठा जो चैप्टर होगा वो त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स होगा। उसके बाद में सातवां जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। और आठवां जो चैप्टर पढ़ना है, आठवां चैप्टर क्या है, तो आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक इसी प्रकार से और भी चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। जैसा कि हम बताएं कि इसमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोगों ने 8 चैप्टर को यहाँ पे देखा है और बाकी जो 7 चैप्टर है उसे आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उधर पिछले स्लाइड में हम लोगों ने 8 चैप्टर को देखा था। तो यहाँ जो इस चैप्टर है वो 9वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसे ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और 10वां जो हमारा चैप्टर होगा वृत्त यानी सर्कल्स। और 11वां जो चैप्टर है रचनाएं, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और 12वां जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने हैं। उसके बाद में जो 13वां चैप्टर हमारा होगा वह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और 14वां जो चैप्टर होगा वो क्या है, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। और लास्ट में जो हमारा चैप्टर होगा वो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ना है। तो आइए हम लोग आज के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। तो आज की वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला अध्याय क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर किसे कहते हैं, तो इसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। या तो इसका डिफिनेशन दूसरी तरह से हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं को हम लोग विभिन्न भागों में बांटते हैं, जैसे में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, फिर उसके बाद में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, कुछ इस प्रकार से। तो इन संख्याओं को जानने के लिए आप लोग मेरे वीडियो को देख लीजिएगा जो कि पहले से ही बना चुके हैं संख्याओं पे। चलिए अब देखिए, इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करके उसे सॉल्व करेंगे। इसे समझना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो माना कि a और b धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक जिसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर जो होता है निगेटिव भी होता है और यानी ऋणात्मक पूर्णांक होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है।
लेकिन इसमें माना गया है कि ए और बी जो है वो कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक जैसे क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले इसको समझिएगा कि ये जो है ये फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। युक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या है, फॉर्मूला है। तो आइए इसको यहाँ पे समझते हैं, ये जो फॉर्मूला है कहाँ से आया है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे डिवाइड को। जैसे मान लिया जाए अगर कोई संख्या यहाँ पे 9 है और इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना लगता है, 2 चौके 8, बाकी कितना 1। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो संख्या 9 था इसे हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इस संख्या को भाज्य कहते हैं। और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। और इधर जो संख्या आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। और ये जो नीचे बच जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर के आता था, क्या निकल कर के आता था कि भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ये जो फॉर्मूला है आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को इस फॉर्म में यहाँ पे क्या किया गया है, लिख दिया गया है। यानी भाज्य को ए से डिनोट कर दिया गया है और भाज्य को क्या किया गया है, ए से, और भाजक को बी और भागफल को क्यू और शेषफल को आर से सूचित कर दिया गया। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। आई होप इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित सूत्र को यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर दो संख्या है तो फॉर्मूला इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहली संख्या पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यहाँ से अगर हम पहली संख्या को ए मान लें और दूसरी संख्या को बी मान लें तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्या हो जाएगा, एलसीएम और गुना एचसीएफ। एचसीएफ हमारा जो है ये मेन फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग अलग अलग फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे बोल दिया जाए, पूछ दिया जाए कि पहली संख्या बताइए कि पहली संख्या बराबर क्या हो, यानी ए बराबर क्या होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम था तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए इधर जो बी था मल्टीप्लाई में था, इधर जाने के बाद डिवाइड, यानी इधर गुना में था तो इधर जाने के बाद भागम आ जाएगा, यानी जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया। और अगर हमें दूसरी संख्या पूछ दिया होता है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता, एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए ये जो है मैं हमारा मेन फॉर्मूला था, तो बी को अगर हम इधर रखते हैं तो ए इधर गुना में था, इधर जाने के बाद क्या चीज में आ जाएगा, भागा में। तो ये हो गया दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला और ये हो गया पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आइए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम के दूसरे साइड में बराबर की साइड में क्या है, पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या और बटे।
अब देखिए यहाँ जो HCF था इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाने पर डिवाइड में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, ये क्या इसका फॉर्मूला हुआ LCM निकालने का। और HCF अगर निकालने की बात की जाए, HCF हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इधर ही क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, यानी LCM क्या हो जाएगा LCM। तो ये हो गया HCF निकालने का फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन चारों फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का पहली संख्या दूसरी संख्या या LCM या HCF निकाल सकते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, अगर LCM और HCF दे दिया जाए और दूसरी संख्या दे दिया जाए तो पहली संख्या पूछेगा, तो ये फॉर्मूला लगा देने हैं। और अगर इस क्वेश्चन में LCM और HCF दे दे और पहली संख्या भी दे दे और आपसे दूसरी संख्या पूछी जाए, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम दूसरी संख्या को याद कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दे और HCF दे दे, तो हम लोग LCM इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दे करके क्या दे दे LCM ही दे दे, तो क्या HCF को हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस चारों फॉर्मूले को याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर को यही फॉर्मूले से बनाया जा सकता है। अभी ये आइए ये जो है अगले स्टेप में चल सकते। ये अगला स्टेप हमारा क्या होगा, वो तो हम समझ गए कि पहली संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है, दूसरी संख्या कैसे निकाल सकते हैं, या तो LCM कैसे निकालते हैं, या तो HCF कैसे निकालते हैं। और अभी जो है हम लोग शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार शांत भी होता है, कभी कभी अशांत होगा। तो कब शांत कहलाएगा और कब अशांत कहलाएगा, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि P बटा Q एक परिमेय संख्या है और Q का जो मान हो, यानी ये जो नीचे यानी डिनोमिनेटर जो है इसका जो मान है वो इस रूप में आ जाए, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, जहाँ m तथा n क्या बता दिया है कि पूर्ण संख्या होने चाहिए। ये m और n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो, और p तथा q जो है वो क्या हो, असहभाज्य हो, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम लोग जिसे समझते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो q, अगर q का मान हम निकालें, q को तोड़ेंगे यानी इस फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 250 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी इसको तोड़ देंगे। तो सबसे पहले 2 मरतबे लगाएंगे तो 125 आएगा, फिर कितना मरतबे लगेगा, फिर 5 मरतबे, तो 25 बचे 125, फिर 5 मरतबे लगा देंगे तो बचे 25। तो ये जो आया यानी Q का जो मान आया, Q यानी अर्थात कहे तो 250, इसे थ्री को हम लोग P कहेंगे, इधर इसको हम लोग क्या कहेंगे Q। तो Q मतलब 250, और 250 को अगर हमने तोड़ा तो क्या आया, 2 के पावर 1 अगुने 5 के पावर 5 कितने आए 1 2 3, 5 के पावर 3। तो इस फॉर्म में आ जाए Q का मान, यानी हर का मान इस रूप में आ जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। अगर यही जो मान है, Q का जो मान है इतना के बराबर, मतलब इस रूप में ना आ करके, यानी इसके अलावा 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हम उसे अशांत कहेंगे। जैसे हम लोग इसे यहाँ पे दे समझेंगे। चलिए आइए, जैसे यहाँ पे क्या आ गया है 1/12। यहाँ पे Q का जो मान है वो कितना है, 12। और जब 12 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2 मरतबे लगाओ, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 के पावर 2 और गुना में 3, 3 के पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है।
यहाँ जो q का मान आया है इस फॉर्म में नहीं आया है, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं आया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। सिंपल समझिए कि अगर हम लोग हर को तोड़ते हैं तो हर के तोड़ने के बाद अगर गुणनखंड में 2 और 5 केवल आ जाए तो वो क्या कहला जाएगा, शांत। या तो केवल 2 आएगा वो भी क्या कहलाएगा, शांत। या तो केवल 5 आएगा तो भी क्या कहलाएगा, शांत। लेकिन इन दोनों के अलावा 3, 4 या 7 कुछ भी इंटर करे तो समझ जाइएगा उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन को और जैसा कि देख सकते हैं 150 है। सबसे पहले हर हर कितना दिया हुआ, 150। 150। अब इसको हम तोड़ते हैं। 150 को अगर हम तोड़ते हैं, 150 को अगर हम तोड़ते हैं तो सबसे पहले इसे हम लोग 2 मरतबे लगाते हैं। कितना आएगा, 75। कितना आएगा, 75 आएगा। अब देखिए इसे हम लोग 2 मरतबे नहीं लगेगा, इसे हम लोग कितना मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे। अब 3 मरतबे लगाएंगे तो 25 दिया 75, और उसके बाद 5 मरतबे लगाएंगे तो बचे 25। यहाँ इसमें क्या आ गया, 3 भी आ गया, यानी कहने को इसको तोड़ा तो 2 गुना 3 गुना अब 5 के पावर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर कुछ नहीं तो ये 3 के पावर 1। तो ये जो है क्या इस रूप में दिख रहा है, यानी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भी आया है। जब ऐसा रहे तो ये क्या कहला जाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत। अब आज का जो वीडियो है अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कल के वीडियो में हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर में पढ़ने थे उन सारे कंसेप्ट को इस वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। मिलते हैं अगले क्लास में।